हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चा, आज हम लोग करने वाले हैं आपके अगले टॉपिक जो है नर जनन तंत्र, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 10 के हो, चाहे आप क्लास 12 के हो, चाहे आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पैरामेडिकल की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ये टॉपिक आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखती है। तो आज हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र को। बेटा बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, और आप एक बार ये क्लास देख लेते हो तो आपको हमेशा के लिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके बच्चा, तो फटाफट सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने देखा था मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र के जितने भी टॉपिक थे बच्चा, जितने भी पार्ट थे, उन सभी पार्ट को, सभी टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि जो नर जनन तंत्र होता है, क्या क्या पार्ट से नर जनन तंत्र बनता है, ये क्या है, क्या नर जनन तंत्र होना ही पुरुष की पहचान है? जी हाँ बच्चों, जैसे मादा जनन तंत्र का होना एक स्त्री की पहचान होती है, वैसे ही नर जनन तंत्र का होना एक पुरुष की पहचान होती है। अगर पुरुष के अंदर स्पर्म नहीं बनता है, पुरुष का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से विकसित नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से मेल नहीं कहा जाएगा, है ना, जिसे कहते हैं ट्रांसजेंडर, यानी मेल ट्रांसजेंडर, फीमेल ट्रांसजेंडर, आप सब जानते हो, ठीक है। तो आइए चलते ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर से सभी बच्चे अपने इस क्लास को, अगर एक बच्चा 2 से 3 बच्चों को भी शेयर करेगा तो भी धीरे धीरे एक क्लास आगे चलेगी, क्योंकि कहते हैं बेटा कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है ना, ये बात तो आपने सुनी होंगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार, दुलार, सपोर्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हमने बेटा क्या देखना है, जिसमें हमारे टॉपिक क्या है, नर जनन तंत्र के बारे में। बेटा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे आप 10th के हो, मतलब चाहे आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, सीयूईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और भी जितनी भी बायोलॉजी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्लास पे स्किप मत करना, पूरी क्लास करके जाना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। हमने बात करी है नर जनन तंत्र, है ना। हमने क्या बात करी है? नर जनन तंत्र। अच्छा, ये जो नर जनन तंत्र है वो क्या है? हम क्या बात कर रहे हैं? नर जनन तंत्र की। तो अच्छा, आपने याद रखना है, इस चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा ये मैम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? आपके मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और इन्हें कहते क्या है ना। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और ये क्या कहे जाते हैं? बेटा आपने याद रखना है कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनको हम क्या कहते हैं कि पुरुष जनन तंत्र का कार्य शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना है और उसे स्त्री होने के शरीर तक पहुंचाना होता है, ठीक है। मतलब देखो, जो नर जनन तंत्र का काम क्या है, पहले तो ये पुरुष की पहचान करता है, यानी जो हमारे समाज में पुरुष है, पुरुष की पहचान जो है, पुरुष का जो अस्तित्व है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, पहली चीज ये कह रहा है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ये शुक्राणु का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ये शुक्राणु का फॉर्मेशन करते हैं, और ये शुक्राणु को बेटा हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, ये बात। और यही नहीं, इस शुक्राणु को ये क्या करते हैं? फीमेल बॉडी में, ठीक है, ये इस शुक्राणु को फीमेल बॉडी में क्या करते हैं बच्चा? ट्रांसफर करते हैं। बोलोगे मैम ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये मादा के शरीर में पहुंचाता है। तो मादा के शरीर में पहुंचाने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, और पहुंचाने का जो माध्यम बनता है बच्चा, हम क्या कहते हैं कि जैसे प्लांट्स में, पेड़ पौधों में परागण होता है, परागण के द्वारा ही नर युग्मक का मादा युग्मक में स्थानांतरण होता है, ठीक ऐसे ही हम
मनुष्यों में, हम मानव जाति में या मानव जाति को छोड़ के और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो जीव जातियां बच्चा पाई जाती हैं, उन सभी में मैथुन क्रिया या जिसको हम संभोग क्रिया कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, मादा युग्मक का या नर युग्मक का मादा के शरीर में स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इसको स्थानांतरण करने के लिए अलग अलग विशेष क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने क्या बात करी कि पुरुष जनन तंत्र का कार्य क्या करना है, शुक्राणु का फॉर्मेशन करना है, और यही नहीं, इस शुक्राणु को मादा के शरीर में पहुंचाना भी है। कैसे पहुंचाते हैं बच्चा, देखते हैं। तो बात क्या की हमने, नर जनन तंत्र बच्चा आपने याद रखना है कि ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे मादा में दो चीजें होती है, वैसे नर में भी दो चीजें होती है। तो पहली चीज बच्चा आपने याद रखनी है, इसमें आपने याद रखनी है, हमने क्या बोला था कि उसमें होता है अंडाशय, यानी मादा की बात करी थी अंडाशय, लेकिन यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, टेस्टिस को याद रखोगे कि पुरुष का जो मुख्य अंग है या प्राथमिक अंग है वो टेस्टिस है, और कितना, 1 पेयर, यानी कि एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। द्वितीय अंग की बात करी जाएगी तो द्वितीय अंग में आपने क्या याद रखना है, पहली चीज बेटा यहाँ पे होता है आपका क्या, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, ठीक है, और वृषण कोष ये आपका क्या है, और अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण है, एक एक करके हमने पढ़ना है। ओके बेटा, शुक्रवाहिनी, वृषण कोष, अधिवृषण, है ना, शुक्राशय, यानी कि यहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओके बेटा, यहाँ पे मैम और क्या होता है, मैम यहाँ पे पेनिस पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, द्वितीय अंग कहते हैं, या सेकेंडरी ऑर्गन कहते हैं, या इसको सहायक अंग कहते हैं। सहायक अंग का मतलब कि मुख्य अंग में जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है, उस कार्य को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये जितने भी सहायक अंग होते हैं ये अपनी अपनी अलग अलग क्या करते हैं, भूमिका को निभाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? कमेंट करते हुए चलना, क्लास को शेयर करते हुए चलना, और क्लास को लाइक भी करते हुए चलना। क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर 12th के हो या 10th के हो, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये क्या है, ये एक नर जनन तंत्र का स्ट्रक्चर है। तो आप बोलोगे मैम हमने क्या क्या बात करी है, तो पहले चीज तो हमने बात करी है कि मेल में एक जोड़ी वृषण है, तो एक ये और एक ये, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चा, वृषण हो गया, वृषण हो गया। मैम अच्छा वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखोगे टेस्टिस कहते हैं। अच्छा मैम कितनी संख्या होती है, तो आप बोलोगे एक जोड़ी, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि नर का प्राथमिक अंग कौन है, वृषण है, वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस कहते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 1 पेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बेटा ये वाली संरचना दिख रही है, अच्छा मैम ये क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको कहते हैं बच्चा अधिवृषण। ये क्या है आपका, अधिवृषण है। अच्छा ये जो नली है ये क्या है आपकी, शुक्रवाहिनी है। क्या है मैम, शुक्रवाहिनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मटर के दाने के समान को संरचना दिख रही है मैम, ये क्या है, ये आपका है बल्बो यूरेथ्रल है, यूरेथ्रल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 ग्लैंड्स आपको दिख रही है ये क्या है मैम, तो बच्चा ये आपका क्या है, शुक्राशय, ठीक है। अच्छा ये कौन सी नली है मैम, तो ये आपकी बेटा क्या है, मूत्रवाहिनी, क्या है, मूत्रवाहिनी है। अच्छा ये पूरा क्या है, जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय। अब इतनी बात तो मैम समझ में आ गई। अब ये लेंथ वाला जो इतना लंबा वाला पार्ट क्या है, तो हम कहेंगे कि ये है आपका पेनिस, ठीक है। क्या है ये, पेनिस, पेनिस। तो पेनिस को मैम क्या कहते हैं, इनको हम लिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिसन मुंड होता है ना, इसको हम हिंदी में सिसन भी कहते हैं, तो याद रखना। अच्छा आगे वाली संरचना मैम क्या है, आप बोलोगे मैम ये सिसन मुंड होता है, ठीक है। इस पे एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, सिसन आच्छद कहते हैं, ठीक है। और इनमें मैम एक लाइन आ रही है, ट्यूब आ रही है, उस ट्यूब को क्या कहते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं मूत्र मार्ग। अच्छा ठीक है, मूत्र नली।
है ना, मैं कह रही हूँ मूत्र मार्ग। ठीक है, तो क्या है मैम, ये मूत्र नली है, यानी कि देखो मूत्र मार्ग और वीर्यमार्ग दोनों एक है, और यहाँ पे क्या है, एक छिद्र होता है जिसको हम मूत्र मार्ग कह ले या जनन छिद्र कह ले। ठीक है, तो ये है क्या, एक मेल का नर जनन तंत्र। ठीक है, तो एक मेल का क्या है, ये नर जनन तंत्र है। अच्छा, क्या क्या है, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी अग्रवृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, एक प्रोस्टेट, एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एक जोड़ी बल्बो इरेक्टम। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि नर में कितनी सहायक ग्रंथियां हैं, 3, संख्या में 5, मतलब 2 शुक्राशय, ठीक है, 2 बल्बो इरेक्टल और एक प्रोस्टेट, टोटल मिला के कितनी, 5। अच्छा, मेल में वृषण की संख्या कितनी है, 2 है। मेल में अधिवृषण की संख्या कितनी है, 2 है। मेल में शुक्रवाहिनी की संख्या कितनी है, 2 है। मेल में शुक्राशय की संख्या कितनी है, 2 है। ये चीज आपने याद रखनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब चलते हैं बच्चा आगे। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये अगर इस तरीके से आपके श्रोणि गुहा का दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका टीएस दिखाया गया है अंदर से, यानी कि अंदर से कट करने पे हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखती है, यस। और अगर थोड़ा सा और जूम करके देखें तो बच्चा हमें ऐसी संरचना दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था कि जो कैप लाइक हम कह सकते हैं या सिसन मुंड, ठीक है, ये कैप लाइक टोपी नुमा कैसे भी करके कह सकते हैं ना बेटा, तो आपका क्या है, यहाँ सिसन मुंड है। ठीक है, और ये पूरा आपका सिसन पार्ट है, इसमें से नली है, ये 2 आपके क्या है, वृषण है, ये वृषण कोष में सेफ है, यहाँ पे ये नलिकाएं गई हैं, हाँ शुक्राशय है ना, तो बहुत सारे यहाँ पे ये मूत्राशय है, ये मूत्र वाहिनी यहाँ से निकली हुई है। तो यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी को समझ में आ रहा है, यस। अब आपको कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना। कहाँ कमेंट करोगे बेटा, क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन वाले कमेंट में कर देना, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, क्लास को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और हाँ, क्लास को छोड़ के भागना नहीं है, पूरी क्लास को देख के जाना है, आपकी काम की चीज है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब बेटा चलते हैं आगे, है ना, तो आगे चलते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मुख्य अंग, जिसको हम मेन पार्ट्स कहते हैं। बोलोगे मैम मुख्य अंग इसमें क्या हो जाएगा, आपने याद रखना है मुख्य अंग में क्या होता है, वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। स्थान कहाँ होता है, अंडकोश यानी स्कोटम में, ये क्या है, सुरक्षित है। कार्य क्या है मैम, शुक्राणु निर्माण करना, शुक्राणु को निर्माण को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन करना। ठीक है, तो वृषण के बारे में क्या याद रखना है कि वृषण क्या है, मुख्य अंग है, इनकी संख्या 2 होती है। ओके, कहाँ पे है, अंडकोश में, सुरक्षित है, जिसको स्कोटम कहते हैं। कार्य क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन यानी शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु ही नरयुग्मक है, और नरयुग्मक बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। अच्छा, और मैम क्या करता है, तो वृषण में ही क्या है, हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे दाढ़ी मूछ आना, हम कहते हैं ना हम बहुत मजबूत हो गए, हम बहुत पावरफुल हो गए, यहाँ पे डोले सोले को मसल्स आपकी बन जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी में, यानी लड़कों की बॉडी में क्या रिलीज होने लगता है, जब लड़का 10, 11, 12, 13 साल के एज में जाता है, तो उसमें ये हार्मोन्स क्या होने लगते हैं बच्चा, रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है वृषण के बारे में। ठीक, तो वृषण की संख्या 2 है। कहाँ स्थित है, स्थान कहाँ है, वृषण कोश, जिसको हम अंडकोश, जिसको हम स्कोटम कहते हैं, इसको वृषण कोश भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या काम है, शुक्राणु का फॉर्मेशन, और क्या काम है, हार्मोन्स का उत्पादन। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा अंडकोश। बोलोगे मैम अंडकोश क्या है, स्कोटम, तो एक थैली जैसी, ये क्या होती है बच्चा, एक थैली जैसे संरचना है। कार्य क्या है, वृषण को शरीर के बाहर रखता है और तापमान को नियंत्रित करता है, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस को कम। बेटा क्यों, क्योंकि शुक्राणु बनाने के लिए, एक नर में शुक्राणु को बनाने के लिए, शुक्राणु जनन करने के लिए 2 से 2.5 या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे एक लड़का जो है शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, यानी जो लड़कों में स्पर्म बनने की जो क्रिया है, शुक्राणु जो बनते हैं, तो वो जितनी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर में नहीं बन सकता है।
तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है नीट में, सीयूटी में, बोर्ड में, 10th में कि हमारे स्पर्म निर्माण करने के लिए शरीर का टेम्परेचर कितना कम होना चाहिए, यानी हमारे शरीर के तापमान से कितना तापमान कम होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा वृषण कोश क्या होता है? एक थैली जैसी संरचना होती है, उस थैली जैसी संरचना में ही वृषण शेप होती है। ठीक, तो ये चीज आपने बेटा याद रखनी है, स्कोटम। ओके, चलिए अब बात करते हैं एपिडिडाइमिस। बोलोगे मैम ये एपिडिडाइमिस क्या है, जो हमने पीछे भी देखा है? तो देखो, लंबी कुंडलित नली है, कार्य क्या है मैम? शुक्राणु को संग्रहित और परिपक्व करना। मतलब कि वृषण में है ना, यहाँ पे जो वृषण है, कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे जो मेन पार्ट है, ठीक है बेटा, जो मेन पार्ट वृषण होता है, इस वृषण में क्या बनते हैं? यहाँ पे स्पर्म, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये वृषण की स्ट्रक्चर है, ये बेटा आपका एनाटॉमी ऑफ वृषण। ठीक है, तो इस वृषण के अंदर, ठीक है, इस वृषण के अंदर क्या होती है? सामनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, यानी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और इस शुक्रजनक नलिकाओं में जब स्पर्म बन जाते हैं, तो बनने के बाद यहाँ पे ये जो कुंडलित आपको नलिका, हमने क्या बोला? ये कुंडलित नलिका है और लंबी है, कुंडलित और लंबी नलिका है ना, ये कुंडला फॉर्म है, लंबी हमें दिख रही है। तो इसी में जो स्पर्म बनने के बाद, यानी मैक्सिमम आपके कह सकते हैं 65 से 74 या 70 से 72 दिन, जो भी दिन लगता है उतने दिन में बनने के बाद ये क्या हो जाते हैं? यहीं पे संग्रहित हो जाते हैं। क्यों संग्रहित होते हैं? मेच्योर होने के लिए, मतलब इनको बड़ा होना है, इनको फर्टिलाइजेशन करना है, तो मेच्योर होने के लिए क्या करते हैं? ये एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखना है। तो एपिडिडाइमिस क्या है? लंबी है, लंबी के साथ क्या है? कुंडलित है। ठीक है, काम क्या है? शुक्राणु को क्या करती है? संग्रहित करती है और इसको मेच्योर करने का काम करती है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा वास डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। बेटा इसको हिंदी में क्या कहेंगे? शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। अब ये शुक्र वाहिनी क्या है? नली जो शुक्राणु को आगे ले जाती है। हमने ये देखा कि ये वृषण है ना, और यहाँ से एक ऐसे नली निकली है ना, यहाँ पे मेन पार्ट है ना, इस तरीके की संरचना अभी हमने डायग्राम में देखा, यही देखा आपने। तो ये जो नली है, ये जो नली बेटा, इस नली को ही क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी कहते हैं। तो जब एपिडिडाइमिस में, यानी वृषण में शुक्राणु बना, यहाँ से एपिडिडाइमिस में गया, मेच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन निषेचन के योग्य हो जाएगा, तो ये शुक्रवाहिनी से होते हुए सकला नलिका में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और सकला नलिका से होते हुए ये मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग से होते हुए ये बाहर रिलीज होगा। तो बाहर कहाँ बेटा? फीमेल के बॉडी, यानी मादा के शरीर में इसको स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ पे? जो मादा के शरीर है वहां पे इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो नली जो शुक्राणु को क्या करती है? आगे ले जाने का काम करती है, एपिडिडाइमिस से जुड़ी होती है, यानी ये किससे? किसी और चीज से नहीं जुड़ी है, बल्कि ये जो एपिडिडाइमिस यानी जो अधिवृषण होता है, उस अधिवृषण से ही ये जुड़ी रहती है। तो अधिवृषण से कौन जुड़ी है भाई? शुक्रवाहिनी। काम क्या है? अधिवृषण से लेके शुक्राणु को सकला नलिका में भेजना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सहायक ग्रंथियां। बोलोगे मैम एसेसरी ग्लैंड्स। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड्स क्या होता है? तो देखो, एक होता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। ठीक है, अच्छा मैम इनकी संख्या कितनी होती है? आपने याद रखना है, एक जोड़ी होती है। क्या याद रखना आपने? एक जोड़ी होती है। ठीक है, करता क्या है? तरल बनाता है, जिसमें फ्रक्टोज होता है, यह शुक्राणु को ऊर्जा देता है। यानी एक तरल, ये तरल कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। ये सफेद रंग का तरल पदार्थ है और इसमें फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। और फ्रक्टोज क्या करता है? शुक्राणु को ऊर्जा देता है। भाई शुक्राणु को एनर्जी चाहिए, जैसे हमें कोई भी काम करना है तो किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक वैसे ही इनको भी किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, जो दुधिया तरल पदार्थ बनाता है और शुक्राणु की सक्रियता बढ़ाता है। सक्रियता मतलब उसको एक तो ऊर्जा देने का काम कर रहा है और एक एक्टिव होने का काम कर रहा है। जैसे कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता देने की प्रदान कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये दुधिया, दुधिया मतलब सफेद जैसा, ये भी लिक्विड है और यहाँ पे भी सफेद जैसा लिक्विड पदार्थ क्या होता है? रिलीज होता है। अब आगे देखते हैं बेटा, एक होता है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये चिकनाई या हम कह सकते हैं लुब्रिकेशंस वाला द्रव्य बनाते हैं। मतलब कब? जब वो
कौन सी क्रिया होती है, मेल फीमेल मैथुन क्रिया को करते हैं। तो मैथुन क्रिया को सफल बनाने के लिए क्या चाहिए, एक द्रव्य चाहिए। द्रव्य क्या करे, जो पेनिस पार्ट को, ठीक है, पेनिस जो पार्ट है उसको क्या कर सके बेटा, लुब्रिकेट कर सके, लुब्रिकेट कर सके या फिर उसको लुब्रिकेशन का काम करे। तो ये कौन करता है, बल्बो इरेक्टर करता है। तो ये मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये मटर के दाने के समान पाई जाती है। मान लो इस तरीके से संरचना है, तो यहाँ पे साइड साइड में ये मटर के दाने के समान ये संरचना पाई जाती है, जो चिकनाई का काम करती है। कब, मैथुन क्रिया में या संभोग क्रिया में, जिसको सेक्स कहते हैं, उस टर्म में, उस फेज में वो क्या करते हैं, ये उसको चिकनाई का काम करते हैं। किसको, पेनिस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम क्या है, तो मेल का जो यूरेथ्रा बच्चा होता है, आपने याद रखना है कि ये मूत्र और वीर्य दोनों को निकालने का मार्ग है। मतलब इस यूरेथ्रा के द्वारा ही मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी निकलता है। तो वीर्य कौन बनाता है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये दोनों क्या करते हैं, तरल पदार्थ को बनाते हैं। तो शुक्राशय में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है और जो प्रोस्टेट होता है ये सफेद रंग के पदार्थ को बनाता है। ये दोनों मिलकर ही क्या कर देते हैं बेटा, वीर्य को बनाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि जो वीर्य है, पुरुष जो वीर्य है वो क्षारी होता है। क्षारी मतलब इनका 7 से ज्यादा पीएच मान होता है। मैक्सिमम कितना हम कहते हैं, 7.4 या फिर हम 7.5 कहते हैं कि इनका पीएच मान होता है। क्या होता है, पीएच मान होता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा का काम क्या है, मूत्र और वीर्य दोनों को क्या करने को, बाहर निकालने का काम करते हैं। अब बात आती है किसकी, लिंग की, जिसको हमने क्या कहा मैम, पेनिस का। पेनिस क्या होते हैं, जो लंबी सी संरचना थी, है ना। पेनिस मतलब कौन सी पेनिस, कौन सी संरचना की बात हो रही है, तो पेनिस में आपने ये याद रखना है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो यही आपका क्या है, पेनिस है ना। ये पार्ट, इस पूरे पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। अच्छा, इस पेनिस का काम क्या है, तो ये बाहरी अंग है कि नहीं है, क्योंकि ये सुरोड़ी गुहा के बाहर है, तो ये बाहर की तरह लटका हुआ होता है। ठीक है, कार्य के बाद सहवास यानी कॉपुलेशंस और वीर्य का निष्कासन। सहवास यानी ये सहवास का काम करता है। कब, मैथुन क्रिया के समय ये कॉपुलेशंस या सहवास का काम करने का काम करेगा और वीर्य का निष्कासन, और ये फिर बेटा ये मूत्र का भी तो निष्कासन करेगा, सॉरी नहीं, क्योंकि मूत्र बात करता है, तो ये क्या करता है, वीर्य का निष्कासन करने का काम करता है और सही सही सीधे सीधे ये मूत्र को भी बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि लिंग यानी पेनिस का काम क्या है। अब आता है आपका शुक्राणु निर्माण, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा मैम, शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, तो आपने याद रखना है वृषण के अंदर। अच्छा मैम, 2 वृषण है तो क्या दोनों वृषण के अंदर होगा बेटा, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिलियन की संख्या में, मिलियन की संख्या में स्पर्म बनते हैं। जैसे महिला में हमने क्या देखा कि एक महिला जो है 1 महीने में एक ही अंडे का निर्माण करती है, लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं है। पुरुष में बेटा ऐसा नहीं है, वो क्या करते हैं, 1 महीने से ज्यादा समय लगता है, मैक्सिमम आपके 70 से 72 दिन लग जाता है, और उसमें वो मिलियन की संख्या, मैक्सिमम 2 से 3 मिलियन, मतलब कह सकते हैं कि 20 से 30 लाख स्पर्म को बनाते हैं वो। ठीक है, तो स्थान की बात करते हैं वृषण यानी टेस्टिस में, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। प्रक्रिया कैसे होती है बेटा, तो स्पर्मेटोगोनिया, यानी इनके अंदर क्या होता है, हम कहेंगे नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। अच्छा, ये नर जर्म कोशिका क्या करती है बेटा, मैम बोलेंगे प्राइमरी मतलब ये प्राथमिक शुक्राणु बनाती है, प्राथमिक शुक्राणु बनाती हैं। अच्छा मैम, ये प्राथमिक शुक्राणु क्या बनाते हैं, तो सेकेंडरी, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि मैम ये द्वितीयक शुक्राणु बनाती है। क्या बनाती है, द्वितीयक शुक्राणु बनाती है। अच्छा, अब ये द्वितीयक शुक्राणु क्या करता है, तो मैम ये शुक्राणु पशु बनाता है। स्पर्मेटोड को क्या कहते हैं, शुक्राणु पशु। अच्छा, अब ये शुक्राणु पशु क्या हो जाता है, आगे जाके शुक्राणु यानी स्पर्म जो लिखा गया है स्पर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि वृषण के अंदर नरजननी सेल्स पाई जाती हैं। ये नरजननी सेल्स समसूत्री विभाजन करके प्राथमिक शुक्राणु बनाती है, और ये प्राथमिक शुक्राणु अर्धसूत्री विभाजन करके द्वितीयक शुक्राणु बनाती है, और ये द्वितीयक शुक्राणु अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु पशु बनाता है। ठीक है, और फिर ये शुक्राणु पशु बच्चा क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। ये पाथवे आपने याद रखना है, नीट की कॉन्सेप्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
सीयूटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और खास करके सेम ऐसे ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे ही आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आते हैं, 10th और 12th में आते हैं। ठीक है, तो फिर आपने याद रखना है। ठीक, समय की बात करते हैं, लगभग बेटा 64 से 74 दिन, यानी लगभग 64 से 74 दिन लगता है। लेकिन बनाते कितना, मिलियन की संख्या में। कितना बनाते हैं ये, मिलियन की संख्या में ये बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोन्स नियंत्रण की, यानी कि कौन कौन से हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो देखो याद रखो, सॉरी, कौन कौन सा हार्मोन्स इनको कंट्रोल करता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे कंट्रोल करता है बच्चा, आपने याद रखना है एफएसएच। अच्छा, एफएसएच का फुल फॉर्म कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, नर्सिंग में, सीयूटी में, नीट में, कि एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, क्या करता है, शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एफएसएच हार्मोन्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताओगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। अच्छा, ये करता क्या है, तो मैम ये शुक्राणु को निर्माण, शुक्राणु बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, अच्छा, एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने का काम करता है। अच्छा, जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या काम करेगा, तो पुरुष लक्षण, यानी दाढ़ी आएगी, आवाज भारी होगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, यानी डोले सोले, ये सीना एकदम चौड़ा होने लगेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही, आप जिसका ये नहीं निकला होता है, सिक्स पैक्स उसका नहीं निकला होता है, तो वो जाता है जिम करने के लिए कि ऐसे खूब हम मजबूत बन जाए, है ना, और ऐसे दिखाते हैं भाई अब देखो मेरा तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये मेरा, अब ये रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये कैसे बच्चा होता है, रीजन क्या है, ये आपकी बॉडी खुद ये लक्षण देती है, आपके बॉडी में खुद ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इस हार्मोन्स की वजह से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो शुक्राणु जनन करने के लिए एफएसएच चाहिए, एलएच चाहिए और टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अच्छा मैम, एफएसएच क्या करता है, शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। मैम, एलएच क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, तो दाढ़ी मूंछ आना, ऐसे ऐसे ना, जब दाढ़ी बढ़ जाती है तो खूब ऐसे सेट देते हैं, क्या करना है, बढ़ा के फिर ऐसे ऐसे इसको क्या कर देंगे, रोल रोल करेंगे ना, तो दाढ़ी मूंछ आना। ठीक है, आवाज भारी हो जाना, मांसपेशियां बढ़ जाना, है ना, डोले सोले बन जाना। ठीक, तो ये सिम्टम सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चा, ओके, चलिए। अच्छा, अब और क्या रखना है, टीबी, एसयूपीबी से याद रखना है टेस्टिस। यहाँ पे संरचना याद रखना है कि देखो, स्पर्म पाथवे की बात करते बेटा, स्पर्म कैसे जाता है, वहां पे हमने शुक्राणु जनन की बात करी है, यहाँ पे कह सकते हैं शुक्राणु का रास्ता, शुक्राणु का मार्ग, मार्ग कह सकते हैं। अच्छा, क्या टेस्टिस, टेस्टिस मतलब मैम वृषण है, तो वृषण के अंदर क्या हुआ, शुक्राणु बना, यस। अच्छा मैम, वृषण के बाद मैम कहाँ जाता है, अधिवृषण में जाता है बच्चा, किसके लिए, तो हम कहेंगे कि मेच्योर होने के लिए। अच्छा, अधिवृषण से कहाँ जाएगा, शुक्र वाहिनी में जाएगा, तो शुक्र वाहिनी में क्यों जाएगा, क्योंकि इसको सकलन नलिका में लेके जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, सामनल वेसिकल, सामनल वेसिकल क्या है, शुक्राशय है। ठीक है, ये शुक्राशय क्या करेगी, फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होगी, तरल पदार्थ को बनाएगी। अच्छा, प्रोस्टेट मैम क्या होगी, ये सफेद पदार्थ को बनाती है, सफेद गाढ़े पदार्थ को बनाती है, और ये पदार्थ कैसा होता है, तरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वास फ्रेंसा से शुक्राणु और इनसे तरल पदार्थ तीनों सकलन नलिका में जाएंगे, और फिर ये यूरेथ्रा में यानी मूत्र मार्ग में, ठीक है, और फिर बल्बोरेथ्रल में, और फिर पेनिस के द्वारा फीमेल्स की बॉडी के बाहर इसको रिलीज कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो याद रखना है फिर से आसान शब्दों में कि बेटा शुक्राणु जनन करने के लिए वृषण के अंदर पाई जाती है नरजननी सेल्स, और नरजननी सेल्स बनाती हैं प्राथमिक शुक्राणु, प्राथमिक शुक्राणु बनता है द्वितीयक शुक्राणु, द्वितीयक शुक्राणु से बनता है शुक्राणु पशु, और शुक्राणु पशु से बन जाता है शुक्राणु। अच्छा मैम ठीक है, ये तो वृषण के अंदर हमने देखा, अब ये बॉडी के बाहर कैसे जाता है, ये कैसे फीमेल्स की बॉडी में जाएगा, ध्यान से सुनना, आपको सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। वृषण के अंदर बनता है, ठीक है, बना वृषण के अंदर, जैसे माँ के पेट में, सॉरी माँ के यूट्रस में, माँ के अंडवाहिनी में बच्चे का विकास होता है, ये पलता है। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे बाहर आ जाता है, मेच्योर होने के लिए, बड़ा होने के लिए कहाँ, पृथ्वी पे आ जाता है ना। तो सेम ऐसे ही वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है,
फिर ये बनने के बाद अधिवृषण में परिपक्व होने के लिए जाएगा। परिपक्व जब हो जाएगा, इसको समय समय पे शक्ल, जिसको हम कहते हैं ना वीर्यसेचन कहते हैं। वीर्यसेचन का मतलब समझते हो, वीर्य का बाहर निकलना, है ना, ये लड़कों में होता है। ठीक, तो फिर ये अधिवृषण से शुक्रवाहिनी में जाएंगे। शुक्रवाहिनी के पास जाएंगे तो ये तीनों जो ग्लैंड्स है, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोरथ्रल, ये क्या करती है, तरल को बनाती हैं। तो उसी तरल में मिक्स हो जाएंगे। अब वो व्हाइट है तो व्हाइट में मिक्स होके ये मूत्र मार्ग से होते हुए, वीर्य मार्ग से होते हुए शरीर के बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो अगर मैथुन क्रिया करी गई तो फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर यानी यूरी में डाल दिया जाता है संभोग क्रिया के द्वारा। और अगर ये नहीं किया गई तो लड़के क्या करते हैं, मेल क्या करते हैं, उसको बाहर संकलित कर देते हैं। ठीक है, यानी बाहर उसको संकलित कर दिया जाता है। तो ये आपका ये पाथवा होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा बात करते हैं एग्जाम पॉइंट्स के लिए। एग्जाम पॉइंट्स के लिए मैम अच्छा हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका टेस्टिस वाला, सबसे लंबी नली एपिडार्मिस और ऊर्जा देने वाला द्रव्य फ्रक्टोज यानी सामनल वेस्टर्न। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य अंग क्या है, आपका आंसर होगा मैम वृषण होता है। अच्छा, सबसे मादा सॉरी नर जनन तंत्र की सबसे नली कौन सी होती है, मैम एपिडाइमिस होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ऊर्जा देने वाला द्रव्य मैम कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। अच्छा, ये फ्रक्टोज बनता कौन है, तो सैमिनल वेसिकल्स में, और सैमिनल वेसिकल्स को क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, शुक्राशय कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो अब आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए। अगर आप पीडीएफ के लिए परेशान हो बेटा तो आप टेलीग्राम चैनल आप नोट कर लो। क्या है, सुषमा मैम बायोलॉजी, सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर लोगे, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर व्हाट्सएप की बात करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप के लिए आपने याद रखना है क्या है आपका, सुषमा मैम साइंस, सुषमा मैम साइंस के नाम से है। ठीक है बेटा, और अगर इंस्टा आईडी की बात करते हैं, आप इंस्टा की बात करते हो तो इंस्टा आपकी यही है, सुषमा मैम बायोलॉजी। तो व्हाट्सएप चैनल आपका सुषमा मैम साइंस के नाम से है और टेलीग्राम चैनल सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो भी आपको प्रॉब्लम होगी सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। अब आपको कोई डाउट होता है डायरेक्ट आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो, कुछ पूछना है तो फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी बच्चा कि ये क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी जर्नी है, जो मेरी शुरुआत है, ये मेरी शुरुआत तभी सक्सेस हो पाएगी जब आप सभी बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सपोर्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं है और वो बायोलॉजी से डरता है, तो बायोलॉजी में 100/100 लेके आए और बायोलॉजी में उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बस इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे। और अगर एक बच्चा 2 से 3 बच्चों को शेयर करेगा तो भी बहुत है। ठीक है, मुझे बस यही आपसे चाहिए कि एक बच्चा आ रहा है तो एक बच्चा 2 से 3 बच्चों को शेयर करे, वो आए ना आए लेकिन आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो सभी को टाटा बाय बाय।